हेलो गाइस, आई एम पलक शाह और आज हम लोग बात करने वाले इस अबाउट थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2। आई होप आप सब लोग ने पार्ट 1 देखा रहेगा अच्छे से, ताकि आपको ये समझे, पार्ट 2 अच्छे से समझे। पार्ट 1 में हम लोग ने कवर किया था इस बेसिक टर्म्स, देन हम लोग ने बात किया था अबाउट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ने इक्वेशन पढ़ा, डिफरेंट प्रोसेसेस में उसका हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क, इन चीजों के बारे में डिस्कस किया। देन लास्टली हम लोग ने एंथैल्पी के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हम लोग को एक क्लास में एक इक्वेशन मिला था, मेयर्स इक्वेशन, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। करेक्ट, उधर हम लोग ने स्टॉप कर दिया था, फिर क्वेश्चन किया था बहुत सारा ऑफकोर्स। सो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इसमें जो Cp एंड Cv है ना, उनका हम लोग वैल्यूज बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। देखो, इनका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, दैट इज Cv इज इक्वल टू F बाय 2R एंड Cp इज इक्वल टू F प्लस 2 बाय 2R। करेक्ट, तो इधर ये हमारा F क्या है? F इज आर डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली कि एक गैस के नेचर के बेस पे हम लोग बता सकते हैं कि वो कौन से जगह पे कौन से डायरेक्शन में मोशन करेगा, उसके बेस पे हम लोग उसका F का वैल्यू बता सकते हैं। फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस लाइक हीलियम, अर्गन, ये सब इनर्ट गैसेस जो आ जाते हैं, वो एक मोनोएटॉमिक गैसेस है। करेक्ट, सो वहां पे हमारा F जो होता है वो इज इक्वल टू 3 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन दिखाते हैं, वो भी XYZ एक्सिस में, इसलिए हमारा F इधर इक्वल टू 3 हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा डायटोमिक गैसेस लाइक O2, N2, ये सब डायटोमिक गैसेस है। करेक्ट, सो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 5 हो जाता है। फिर हमारा आता है पॉलीएटॉमिक गैसेस में हमारा जो लीनियर भी होते हैं थोड़े मॉलिक्यूल्स एंड थोड़े मॉलिक्यूल्स नॉन लीनियर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर आ जाता है CO2 एंड फॉर नॉन लीनियर SO2। करेक्ट, सो इधर क्या हो जाता है, इस लीनियर है, इसके मतलब इस लीनियर है, इसका मतलब इसका जो मोशन होगा ना वो थोड़ा चेंज रहता है देन नॉन लीनियर। करेक्ट, तो इधर हमारा फॉर पॉलीएटॉमिक लीनियर गैसेस हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5 आ जाता है लाइक डायटोमिक। बट फॉर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर हमारा F इज इक्वल टू 6 आ जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ उनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोग उनका Cp Cv बता सकते हैं। करेक्ट, तो अभी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला अभी मोनोएटॉमिक गैसेस का Cv क्या हो जाएगा? 3/2R। करेक्ट, डायटोमिक का 5/2R, पॉलीएटॉमिक का लीनियर के लिए 5/2R, नॉन लीनियर के लिए 6/2R, इज इक्वल टू 3R बेसिकली। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग ये बता सकते हैं। ये बिलीव मी, ये 3-4 आपको गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रहेगा, आप मोस्ट ऑफ द सब क्वेश्चंस कर लेते हो। करेक्ट, क्योंकि इनके अलावा दूसरे मतलब मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, यही तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। करेक्ट, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर हम लोग Cp का भी वैल्यू बता सकते हैं कि आ जाता है F प्लस 2/2 इंटू R। सो 5 हमारा मोनोएटॉमिक का क्या आ जाता है 5/2R, डायटोमिक का 7/2R, फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर का 7/2R एंड पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का 8/2R इज इक्वल टू 4R बोल सकते हैं। करेक्ट, सो हमारे Cp/Cv का जो रेशियो बनता है उसको हम लोग ऐसा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट, सो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में हम लोग को Cp का वैल्यू या Cv का वैल्यू नहीं देते, या मोनोएटॉमिक डायटोमिक नहीं बोलते, हम लोग को है ना ये रेशियो दे देते गामा का। उससे हम लोग को मतलब देखना है कि Cp किसका है, मोनोएटॉमिक का है, डायटोमिक का है, Cv क्या है। सो ये कैसे ढूंढेंगे? वेरी इजी, इसको हम लोग Cp इज इक्वल टू गामा Cv कर देंगे। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये तो हमें पता है। सो Cp के वैल्यू के जगह पे हम लोग लिख देंगे गामा Cv। तो इधर गामा Cv लिखा तो Cv क्या कॉमन आ गया, गामा -1 इज इक्वल टू R आ गया। सो इसके हेल्प से हम लोग ने Cv का वैल्यू ढूंढा गामा के टर्म्स में। करेक्ट, फिर वैसे ही Cp का वैल्यू ढूंढेंगे गामा के टर्म्स में। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आएगा, बट फिजिक्स में आपको थर्मोडायनेमिक्स आएगा ना, वहां पे आपको बहुत हेल्प होगा अगर ये चीजें आपको पता होंगी तो। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो ये बस याद रखना है, फॉर्मूलाज याद रखना है, क्योंकि हमें Cp Cv का वैल्यू निकालने आ सकता है, ताकि हम लोग इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी वगैरह निकाले इसके लिए। सो अभी के लिए बस इतना ही समझना इज इम्पोर्टेंट। सो अभी हम लोग बात करेंगे इज वर्क डन बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। डिफरेंट प्रोसेसेस में कैसे वर्क डन होता है इसके बारे में। फर्स्ट हम लोग ने इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल में कैसे होता है पता है, वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V। करेक्ट, बट अभी हम लोग बात करने वाले जहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा P एक्सटर्नल इक्वल हो जाता है P इंटरनल के, ये हम लोग ने लास्ट पार्ट में सीखा है।
करेक्ट, पूरा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पूरा अच्छे से हम लोग ने सीखा था। करेक्ट, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है या फिर बोल सकते हैं ड्राइविंग प्रेशर है वो अपोजिंग प्रेशर के इक्वल हो जाता है। करेक्ट, तो यहाँ पे P एक्सटर्नल हमारा इक्वल है P इंटरनल के। सो इधर हम लोग dW इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डॉट dV लिखा, वर्क का जो फॉर्मूला है। फिर P एक्सटर्नल की जगह पे P इंटरनल लिख दिया। फिर P को हम लोग nRT बाई V भी लिख सकते तो वो लिखा। फिर इधर देखो dV बाई V आ गया। सो इसको हम लोग का रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, बहुत स्मॉल 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 स्टेप्स होता है। करेक्ट, और इंटीग्रेशन क्या होता है, हर स्मॉल स्मॉल स्टेप का सम होता है। करेक्ट, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना वर्क डन हुआ है। इसके लिए हम लोग ने इसको इंटीग्रेट किया V2 V1 एंड वी गॉट दिस फॉर्मूला, that is work done is equal to minus of 2.303 nRT log V2 by V1। अभी इसको हम लोग V2 by V1 को ऐसे पता है, हम लोग ने ये पढ़ा है ऊपर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो P1 P2 इज इक्वल टू V2 V1 होता है, तो V2 by V1 की जगह पे P1 by P2 भी लिख सकते हैं। करेक्ट, और अगर हम लोग का ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसमें हम लोग को वर्क डन की जगह पे हीट पूछा है, तो कैसे करेंगे, हमारा डेल्टा यू तो 0 हो जाएगा। करेक्ट, तो हमारा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ हीट हो जाता है। सो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस हटा के जो वर्क डन है वही। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो ये फॉर्मूलाज याद रखना बहुत जरूरी है। हम लोग को ये डेरिवेशन कुछ काम करनी है, हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है। अगर बोर्ड्स है तो डेरिवेशन करो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वहां पे बोर्ड्स में, बट अगर नीट का ही सिर्फ है तो देन आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, बिलीव मी। सो आई होप आप सबको समझा रहेगा। अभी कंफ्यूज मत होना, जहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को रिवर्सिबल लिख के दिया, क्लियरली रिवर्सिबल लिख के दिया है ना, वहां पर ही ये फॉर्मूला यूज करना। कुछ नहीं लिख के दिया मतलब इरिवर्सिबल है, हम लोग को P एक्सटर्नल माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V ही यूज करना है वर्क डन के लिए। बट अगर लिख के दिया क्लियरली रिवर्सिबल है, देन हम लोग को ये रिवर्सिबल का मतलब क्या है, वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है। करेक्ट, हम लोग ने सीखा है लास्ट क्लास में, तो वो छोटे छोटे स्टेप्स को हम लोग को सम करके आंसर लाना पड़ेगा वर्क डन, टोटल वर्क डन में। इसके लिए इधर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, हम लोग को ये फॉर्मूला मिलता है, तो वो रिवर्सिबल के लिए ही सिर्फ करेक्ट आएगा, अपना इरिवर्सिबल के लिए कभी करेक्ट नहीं आएगा। सो ये चीज याद रखना। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो अभी है ना, क्वेश्चंस में अभी लॉग आ जाएगा। सो लॉग का वैल्यूज अगर पता है तो देन गुड, नहीं पता तो इधर लिखा हुआ है तो हम लोग एक बार देखते हैं। सो हम लोग का ना लॉग 10 तक का वैल्यूज याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा क्वेश्चन उनके ऊपर से हो जाता है। करेक्ट, log 1 is equal to 0, log 2 is 0.3, log 3 is 0.48, log 4 is 0.6, log 5 is 0.7, log 6 is 0.78, log 7 is 0.85, log 8 is 0.9, log 9 is 0.6 and log 10 is equal to 1। करेक्ट, ये याद रखना बहुत जरूरी है बाय हार्ट, वरना आपका क्वेश्चंस नहीं होगा। और लॉग बुक हम लोग को बोलते हैं कि लॉग बुक देंगे, बट देन वहां पे अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। या क्वेश्चंस में अभी 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं ट्रेंड कि कोई भी लॉग रहेगा ना तो उनका वैल्यू दे के रखते हैं क्वेश्चन में ही। सो देन वेल एंड गुड, बट स्टिल 1 to 10 का आपको याद रखना है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो अभी लॉग में हम लोग थोड़ा 5-6 जो रूल्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, जो लॉग अगर हम लोग को ऐसे देख के रखा है log 3⁻², करेक्ट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 log 3। सो इसका वैल्यू 2 log 3 कितना हो जाता है 0.48, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.96। करेक्ट, ये हो गया। देन नेक्स्ट दे के रखा है log a इंटू बी, कभी भी मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो log a प्लस log b कर देना है। करेक्ट, log a बाय b दिया, डिवाइड में रहेगा तो सबट्रैक्शन कर देना है log a माइनस log b करके। फिर अगर हमारा दे के रखा है, कभी कभी है ना हम लोग को log ना देख के ऐसे देखते ln x, ये ln का मतलब ही 2.303 log है, ये याद रखना। कभी कभी आपको हम लोग क्वेश्चन क्या आ जाता है, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस पूछ लेते एंड देन डायरेक्टली आपको इक्वेशन दे देते। करेक्ट, सो आपको है ना वहाँ पे 2.03 लिखने के बजाय पे क्या लिख के दे देते, ln लिख के दे देते। सो आपको इधर ये चीज क्लियर रखना बहुत जरूरी है, ln का मतलब इस 2.303 log। ओके, सो ये समझा रहेगा आई होप सब लोग को। अभी हम लोग बात करेंगे इज अबाउट क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन है वो करते हैं देन नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एक्सपांड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली
from a volume of 4 liters to 40 liter. The work done by the gas in kilojoules पूछा है, correct. So formula क्या है, work done is equal to minus of 2.03 nRT log V final by V initial, correct. So values डाल लो, पॉइंट n कितना है हमारा 2 मोल्स, आर हम लोग को किलो जूल्स में पूछा मतलब 8.3 वाला लेना है, टी हमारा केल्विन में आ जाएगा, सो 300 केल्विन हो जाता है, 227 प्लस 273 300 केल्विन, करेक्ट. फिर वी इंटू लॉग वी फाइनल क्या है 40 लीटर्स, 40/4 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, एंड लॉग 10 हमें पता है 1 आ जाता है. सो 2.303 इंटू 2 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू 1. सो इसको सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा देखो, ये 16.6 कर सकते हैं इसको, हाँ 2.3 माइनस इंटू 16.6 इंटू 300. सो इधर 2 इंटू 16.6 मतलब 34 जितना आ जाता है, 34 लेंगे इंटू 300 कर देंगे, इधर 2 पॉइंट है, 17 इंटू 2 लिया मैंने बेसिकली, सो 34 इंटू 300 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2102 जितना, एंड 3 ये 2 डिवाइड बाय 1000, सो ये 2 कट 10.2 मतलब 11.4 बेसिकली हमारा आंसर आ सकता है. सो 20 द करेक्ट ऑप्शन. सो कभी भी लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि सब सॉल्व करते हैं मत बैठना, वरना आपका एक ही क्वेश्चन होगा पूरे पेपर में, आपको थोड़ा बहुत राउंड फिगर करके सॉल्व करना है, ओके. So next question. The maximum work done by an isothermal reversible expansion of 1 mole of ideal gas at 27 degree from 2.24 to 22.4 liter is R is equal to कैलोरी में देके रखा है, मतलब हम लोग को कैलोरी में आंसर्स चाहिए. So work done is equal to minus 2.303 nRT log V final minus V initial, correct. सो वर्क डन इज इक्वल टू 0.23. हमारा मोल कितना है 1 मोल, हमारा आर कितना है 2 लेना है, कैलोरी में आंसर चाहिए, हमारा टी कितना 27 मतलब 300, और लॉग हमारा फाइनल वी फाइनल कितना है 22.4 एंड इनिशियल इज 2.24. सो ये 10 करेक्ट, 10 आ जाएगा सही. सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये 1 ही आएगा. सो 0.2303 इंटू 2 इंटू 300. सो बेसिकली हम लोग को 4.6 इंटू 300 करना है तो कितना आ जाएगा, 1500 से नीचे आएगा तो 13 कितना आ जाएगा, 4.6 इंटू 3 करो 18 12 13.8 इंटू और 100 दो जीरोस थे, करेक्ट, एक ऐसे आ जाएगा, करेक्ट, इंटू 300 ना. सो इसमें अभी और क्या पूछा है, तो 13 30 80. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इधर देखो पॉइंट बराबर है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला, ओके. सो हमारा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, वहां पे हमारा Q 0 हो जाता है तो डेल्टा U डायरेक्टली इक्वल टू वर्क डन हो जाता है, और डेल्टा U का वैल्यू हम लोग ने देखा था क्या आ जाता है NCV डेल्टा T, करेक्ट. तो अभी इधर जो हमारा CV है उसके जगह पे हम लोग R बाय गामा -1 लिख सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा NR डेल्टा T बाय गामा -1, करेक्ट. अभी इधर हम लोग NRT2 माइनस T1 इज इक्वल टू गामा -1, इधर NRT2 माइनस NRT1, इसको हम लोग P1 V1 P2 V2 लिख सकते. सो P2 V2 माइनस P1 V1 बाय गामा -1, ये हमारा और एक फॉर्मूला हो जाएगा. सो क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, आपको फॉर्मूलाज याद रखना बहुत जरूरी है. आपको फॉर्मूलाज कैसे जो स्मॉल फॉर्मूलाज है ना वो याद रखो, आप खुद से वो बड़ा वाला फॉर्मूला 1 सेकेंड में डिराइव कर लोगे, ओके. सो ये याद रखना बहुत जरूरी है. हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. 2 moles of ideal monoatomic gas are allowed to expand adiabatically and reversibly from 300 Kelvin to 200 Kelvin. मतलब ये हमारा T इनिशियल है, ये T फाइनल है. The work done by the system is so very easy.
एनसीवी डेल्टा टी, और हमें सीवी का भी वैल्यू दे के रखा है। एन कितना है 2 मोल्स, सीवी कितना है 12.5, डेल्टा टी क्या आ जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, क्या आ जाता है इसका 2 इंटू 12.5, टी फाइनल इज 200 माइनस 300, सो आ जाएगा 2 इंटू 12.5 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2500 जूल्स, और हम लोग का आंसर किलो जूल में देखा है दिया हुआ है, सो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, सो ये 0 0 गया, 2.5 किलो जूल माइनस, ऑफ कोर्स इधर माइनस आएगा 200 माइनस ये, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, तो इधर ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 0.1 मोल monoatomic ideal gas that performs 75 calorie of work adiabatically if the initial temperature is 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर पूछा है तो क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, सो वर्क डन 75 दे के रखा है, बट बोला क्या है, मोनो आइडियल गैस दैट परफॉर्म्स 75 डिग्री, वर्क डन बाय द गैस मतलब माइनस इज इक्वल टू एन कितना है 0.01 मोल इंटू सीवी ढूंढना है, डेल्टा टी क्या आ जाता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, 2 to 7 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना 500 हो जाता है केल्विन में, करेक्ट। सो अभी पहले सीवी का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, एफ आर बाय 2 कर देंगे तो हमारा मोनो एटॉमिक गैस है मतलब 3 रहेगा, 2 इंटू हमारा कैलोरीज में आर कितना होता है 2, तो 2 2 कट, तो सीवी का वैल्यू आ गया 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 75 बाय 0.1 इंटू 3 इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस 500, सो इधर हमारा 0.1 इधर 0 आ जाएगा, ये हट के इधर 0, सो 250 आ जाएगा, माइनस 250 इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस 500, सो टी फाइनल हमारा आ जाएगा माइनस 250 प्लस 500, सो टी फाइनल इज इक्वल टू 250 केल्विन, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझा तो इजीली सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस ग्राफ का क्वेश्चन जो बेसिकली आता ही है पेपर में, या आपका टेस्ट पेपर्स वगैरह भी होगा तो इसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते, दैट इज आइसोथर्मल हमारा पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, करेक्ट। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते तो हम लोग को मिलता है dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस P बाई V, सो पीवी ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा माइनस पीवी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, करेक्ट। बट वैसे ही एडियाबैटिक के लिए देख सकते हैं हमारा है ना पी डॉट वी गामा कांस्टेंट होता है, सो अभी ये कैसे आया है ना, ये हम लोग फिजिक्स में सीखने वाले हैं, बस अभी हम लोग को इतना पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी डॉट वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, करेक्ट। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोग को स्लोप क्या मिला, डीपी बाई डीवी ग्राफ का स्लोप मिला इज माइनस गामा पी बाई वी, तो हमारा इधर स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन एडियाबैटिक प्रोसेस आ गया, ये तो इन दोनों का स्लोप याद रखना बहुत जरूरी है बिकॉज इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आता है, करेक्ट। तो स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, पीवी ग्राफ का आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या आ जाएगा, डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी, एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस माइनस गामा पी बाई वी, करेक्ट। सो अभी मुझे बताओ कि ये जो हमारा ग्राफ है, अभी इधर से क्लियर इतना तो समझा रहेगा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल और स्लोप ऑफ एडियाबैटिक में ऑफकोर्स एडियाबैटिक वाले का स्लोप ज्यादा रहेगा, करेक्ट, क्योंकि उधर गामा एक एक्स्ट्रा आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में। तो मुझे बताओ पीवी ग्राफ में ए से बी वाला इज आइसोथर्मल या ए से सी वाला इज आइसोथर्मल, स्लोप कम रहेगा वो आइसोथर्मल रहेगा एंड स्लोप जिसका ज्यादा रहेगा वो हमारा एडियाबैटिक रहेगा। सो इधर हमारा ए सी ऐसे जा रहा है स्लोप एंड ए बी का स्लोप ऐसे जा रहा है, करेक्ट। सो बताओ मुझे, सो हमारा आइसोथर्मल विल बी AC, करेक्ट, एंड हमारा एडियाबैटिक विल बी AB। सो है ना, ये चीज बहुत जन को स्लोप अगर देखने नहीं आता ना तो कंफ्यूज होता है कि स्लोप किसका ज्यादा है किसका कम है। ऑफकोर्स इधर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्लोप एडियाबैटिक का ज्यादा है देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, विद द मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतना क्लियर हुआ कि स्लोप एडियाबैटिक का ज्यादा होना चाहिए। सो इन दोनों के इसमें हम लोग इजीली देख पा रहे हैं, ये देखो ये ज्यादा स्लोप ऐसा है एंड ये थोड़ा ऐसा है, तो इधर से हम लोग क्लियरली बता पा रहे हैं कि किसका स्लोप ज्यादा है। एंड अभी मुझे बताओ इन दोनों केस में वर्क डन किसका ज्यादा है, सो ए और सी के नीचे इतना सारा पार्ट कवर हो रहा है, वर्क डन एरिया अंडर द ग्राफ होता है हमारा वर्क डन बेसिकली पीवी ग्राफ में। सो इधर हम लोग बोल सकते हैं क्या, वर्क डन बाय आइसोथर्मल विल बी ग्रेटर देन वर्क डन बाय
एडियाबैटिक बोल सकते हैं। सो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, स्लोप के बेस पे दिया या वर्क डन के बेस पे दिया, वरना गलत होने का चांसेस होता है। नेक्स्ट, अभी हम लोग ने सिर्फ आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का ग्राफ में अलग समझा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। अभी हम लोग इन चारों प्रोसेसेस को ग्राफ पे देखते हैं, करेक्ट। सो इधर मुझे बताओ, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा वाला प्रोसेस होता है? आइसोबारिक प्रोसेस। सो आइसोबारिक हो गया ए बी। और हमारा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आइसोकोरिक होता है, तो ये आइसोकोरिक हो गया। अभी इन दोनों में से हम लोग को बताना है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। सो ऑफ कोर्स जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा वो हमारा हो जाएगा एडियाबैटिक। तो स्लोप तो इसका ज्यादा है ए डी का, तो ये हमारा एडियाबैटिक हो गया। एंड फिर देन आ जाता है हमारा आइसोथर्मल। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी है, आप सबको समझ रहा है तो देन इट्स गुड। ओके। सो अभी हम लोग इसमें देखो, सबका ये स्लोप ऑफ आइसोकोरिक विल बी सबसे ज्यादा, देन एडियाबैटिक, देन आइसोथर्मल एंड देन आइसोबारिक। करेक्ट। इसका तो स्लोप ही 0 है, बट वर्क डन आइसोबारिक का सबसे ज्यादा होगा, देन आइसोथर्मल, देन एडियाबैटिक एंड देन आइसोकोरिक। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, सबको ये चीज समझ रहा है अच्छे से। सो अभी हम लोग है ना क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें और क्लैरिटी आ जाएगा। एक बार गो थ्रू करते हैं हम लोग ने क्या बात किया। फर्स्ट हम लोग ने सीपी-सीवी के वैल्यूज समझे, फिर वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस समझा, देन उसका क्वेश्चन किया, फिर एडियाबैटिक में रिवर्सिबल वर्क डन में समझा क्वेश्चंस, उसको फॉर्मूला समझा, देन मेनली हम लोग ने स्लोप एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में जो स्लोप आता है उसके बारे में समझा। अभी इसमें हम लोग ने आइसोबारिक आइसोकोरिक क्यों नहीं समझा, क्योंकि आइसोकोरिक का स्लोप इस देखो स्ट्रेट है, ज्यादा सबसे ज्यादा स्लोप उसका ही है, एंड देन आइसोबैरिक का स्लोप ही 0 है। सो वहां पे वो बात ही नहीं आया। तो जो मेन कंफ्यूजन आया वो आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक में, तो उनका स्लोप्स देखा। सो आइसोथर्मल का स्लोप माइनस पीवी आया एंड एडियाबैटिक का माइनस गामा पीवी आया। तो विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग ने उनका ग्राफ बनाया, जहाँ पे हम लोग ने उसको डिनोट किया कि ए से सी हमारा आइसोथर्मल है, ए से बी हमारा एडियाबैटिक है। फिर वर्क डन के बारे में बात किया, फिर हम लोग ने सब प्रोसेसेस को लेके एक ग्राफ बनाया जो कि बहुत क्लियर रहेगा, बहुत इजी समझा रहेगा सबको। तो अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे पूरा आज के टॉपिक पे, कल का जितना भी डिस्कस हुआ सब पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले, एंड देन विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके। उससे पहले हम लोग को ये चीज समझना है, ये बेसिकली हम लोग फिजिक्स में ज्यादा हम लोग को इस पे क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में आज तक एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में नहीं आया हुआ इस टॉपिक से। सो बस एक बार समझ लेते हैं, इसका फॉर्मूलाज याद रखो, एंड देन फिजिक्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने सिखा दूंगी मैं। सो एडियाबैटिक में हम लोग ने अब भी देखा पी डॉट वी गामा कांस्टेंट होता है, तो इसे लिख सकते हैं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा लिख सकते हैं। सो इधर हमारा जो P1 है वो nRT बाय V होगा, करेक्ट। सो इधर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, nRT तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसको इधर नीचे भेज देंगे तो एक कांस्टेंट ही बन जाएगा। सो इधर हमारा ये जो T इंटू V, ये V को ऊपर डाल देंगे तो V गामा माइनस 1 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। सो ये भी एक कांस्टेंट है इक्वल टू, तो इसके हेल्प से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग ने इधर P1 को ना कुछ करके हम लोग ने V1 पे छेड़खानी किया रहता तो हमारा आ जाता P1 1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। सो ये तीन हम लोग को याद रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री में आएगा तो भी ये सिर्फ फॉर्मूलाज आएगा, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता। सो क्वेश्चन सॉल्व करने इस पे फिजिक्स पे आता है, तब भी करेंगे हम लोग। ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग फर्स्ट लिमिटेशंस बात करेंगे फर्स्ट लॉ का, एंड देन विल सॉल्व बहुत सारा क्वेश्चन फर्स्ट लॉ पे, जितना भी कल सीखा है आज सीखा है, सो दैट आपको एक क्लैरिटी आ जाए। देन हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज आवर सेकंड लॉ, पहले एंट्रोपी एंड देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या आ जाता है? इट डज नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अभी एक आइस को हम लोग ने ऐसे ही रखा है, वो मेल्ट हो गया, करेक्ट, तो उसका जो हीट एनर्जी हुआ वो किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, ये हमें फर्स्ट लॉ बता रहा था? नहीं बता रहा था। सेकेंड, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पॉन्टिनिटी ऑफ द प्रोसेस। अभी स्पॉन्टिनिटी फिजिबिलिटी देखो थर्ड पॉइंट में वही है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। ये क्या हो जाता है, हमारे पास दो टाइप का प्रोसेस होता है, फर्स्ट इज आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सेकेंड इज आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये प्रोसेस है जहाँ पे हमें एक्सटर्नल बाहर से कुछ फोर्स ना लगा के वो खुद ब खुद अपना काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल प्रोसेसेस जो भी है, अभी फॉर एग्जाम्पल पेड़ से पत्ते गिरना, वो एक नेचुरल थिंग है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है।
करेक्ट। तो उस वो ये चीज बता नहीं पा रहा था कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, बेसिकली फिजिबिलिटी एक प्रोसेस का बता नहीं पा रहा था। करेक्ट। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रोसेस कैन नेवर बी रिवर्स्ड आइडियली। जो हमारे रिवर्सिबल चीज है ना, वो क्या कब हुआ था, जब वहां पे वर्क डन मैक्सिमम है तभी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये हम लोग ने सीखा। करेक्ट। बट रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियली प्रेजेंट ही नहीं है, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। सो इधर जो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला है ना कि प्रोसेस रिवर्स होगा तभी वर्क डन इतना होता है, बट रिवर्स कभी होगा ही नहीं आइडियली। सो हमारे जो भी प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, जो बेसिकली हम लोग देखते हैं, जो नॉर्मली होता है ना, जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है ना, उनको हम लोग को करवाना पड़ता है तभी जाके वो होता है। बट हमारे स्पॉन्टेनियस खुद से होते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस होते हैं, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, कभी भी वो रिवर्सिबल नहीं होंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस जब भी आया मतलब वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है या आइडियल सिचुएशन है। करेक्ट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हमारे 4 लिमिटेशंस है। अभी हम लोग फर्स्ट लॉ हम लोग ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, लास्ट पार्ट का आज थोड़ा बहुत कंप्लीट किया। अभी इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं मिक्स में, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कंसेप्ट्स का। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, which among the following option is the correct relation between change in enthalpy and change in internal energy? So change in enthalpy and change in internal energy फॉर्मूला सबको याद रहेगा, कल ही परसों ही किया है। अभी इधर इन द टर्म्स ऑफ मोल्स है ना, सो मोल्स मतलब एनआरटी के टर्म्स में। सो ऐसे है, आ गया हमारा रिलेशन, चेक करो ऑप्शन में प्रेजेंट है, हाँ इधर है, इधर ये माइनस नहीं होगा, इधर ये इधर टी ही नहीं है, एंड इधर ये माइनस है, तो ये भी पॉसिबल है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कितना इजी क्वेश्चन है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, statements है, the heat absorbed during the isothermal expansion of an ideal gas in vacuum is 0। हाँ ये करेक्ट है। सेकेंड, for isothermal expansion temperature remains constant and no work is done during free expansion of an ideal gas। ये भी सही है। मैंने ये लास्ट पार्ट में हम लोग ने इस पे क्वेश्चन ही किया था कि फ्री एक्सपांशन में उसका वर्क डन क्या था करके, वहां पे 0 ही आया था। क्यों 0 आया था? बिकॉज इधर हमारा जो पी एक्सटर्नल है वो 0 है। करेक्ट। तो हमारा वैक्यूम में भी यही चीज होता है ना, वहां पे फ्री एक्सपांशन होता है, मतलब वहां पे पी एक्सटर्नल, इन दोनों केसेस में हमारा पी एक्सटर्नल 0 होता है। यही चीज इधर बता रहे, जो कि इसका रीजन हो गया। करेक्ट। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इधर आपको कंफ्यूजन होगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है, बिकॉज कि हमारा जब भी फ्री एक्सपांशन होता है ना, वहां पे मतलब हमारा जो पी एक्सटर्नल है वो इक्वल टू 0 है। करेक्ट। वो फ्रीली एक्सपांड हो रहा है, वहां पे पी एक्सटर्नल 0 है। तो ये वाला केस पॉसिबल कहाँ पे? जस्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम में यही चीज पॉसिबल है जहाँ पे हमारा पी एक्सटर्नल 0 हो जाता है। इसके वजह से ये असर्शन के लिए हमारा ये रीजन करेक्ट आ रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, 1 mole of ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally from 1 liter to 10 liter. Delta U in this process is, so delta U for isothermal process 0 ही आ जाता है। So A is the correct option. D is the correct option. Sorry, इधर A दिया हुआ है इसकी वजह से। In the given figures, 4 curves A, B, C and D are shown. The curves are आइसोथर्मल फॉर ए एंड डी। हाँ, तो कौन से 2 कर्व्स दोनों में से आइसोथर्मल है एंड कौन सा दोनों में से एक कर्व आइडियाबैटिक है, ये पूछा है हमें। सो अभी आज सुबह अभी किया जस्ट हम लोग ने। करेक्ट। सो हमारा ऐसे वाले में एक्सपांशन हो रहा था, तभी जिसका स्लोप छोटा था वो आइसोथर्मल था एंड ये आइडियाबैटिक था। करेक्ट। सो ए फॉर आइसोथर्मल तो होना ही चाहिए, एडियाबेटिक के लिए ए आएगा ही नहीं। आइसोथर्मल ए ए ए, हाँ है, पॉसिबल है। बी भी नहीं आएगा, बी तो हमारा एडियाबेटिक हो गया, तो ये ऑप्शन भी कट। सो हमारे पास अभी 2 बचा। करेक्ट। सो अभी इसका चेक करते। सो इधर सी का हम लोग कंप्रेशन वाले केस में देखते, हमारा स्लोप किसका बड़ा है, इसका या ऐसे वाला? ऑफकोर्स ये वाला स्लोप ज्यादा ये है, स्ट्रेट में जा रहा है, स्टीपर है। करेक्ट। सो हम अब बोल सकते हैं क्या, हमारा सी वाला इज आइसोथर्मिक एंड डी वाला इज एडियाबैटिक बोल सकते हैं। सो आइसोथर्मल फॉर ए एंड सी एंड एडियाबैटिक फॉर बी एंड डी। सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हमेशा स्लोप चेक करना एंड वी आर गुड टू गो, उससे आपको आंसर करेक्ट आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्क डन ऑन अ सिस्टम व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 500 केल्विन इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली दिया है, मतलब कौन सा फॉर्मूला, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, और कैलोरीज में हम लोग को आंसर चाहिए। सो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाता है माइनस ऑफ 2.03 इंटू एन कितना है हमारा 1 मोल, आर 2 कैलोरीज, इंटू टी कितना है 500 केल्विन, इंटू लॉग ऑफ वी फाइनल, हमारा वी फाइनल क्या है 1/10 ऑफ वी इनिशियल, सो 1/10 और वी इनिशियल बाय वी इनिशियल, तो ये तो कट हो जाएगा, करेक्ट। सो हमारा वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा 2.3 माइनस इंटू 2 इंटू 500, एंड इधर देखो लॉग हमारा क्या है 1/10 का है, करेक्ट, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग 10⁻⁻1। सो ऐसे में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे -1 को आगे लाके इंटू log 10 कर देंगे, तो log 10 का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, बस हमारा इधर क्या आ जाएगा एक माइनस आ जाएगा, सो -2.3 इंटू 1000, ये -1 को आगे कर देंगे इंटू log 10 हमारा 1 आ जाता है, सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 23, एक जीरो गया 23, ये कैलोरीज हमें किलो कैलोरी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड, तो 2.3 किलो कैलोरी हमारा आंसर आ गया, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पीवी प्लॉट फॉर 2 आइडियल गैसेस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, प्लॉट ए एंड प्लॉट बी रिस्पेक्टिवली करस्पॉन्ड्स टू, ओके। सो इधर हमें ना पीवी ग्राफ दे के रखा है, दो कर्व्स बना के दिए, तो हम लोग को ये पता है पीवी ग्राफ में कर्व्स के नीचे जो भी एरिया कवर्ड होता है वो वर्क डन होता है। सो मुझे बताओ कि कौन से ए और बी दोनों के कर्व के नीचे किसके नीचे ज्यादा एरिया कवर हो रहा है, किसके इधर ज्यादा वर्क डन हो रहा है। ऑफ कोर्स वर्क डन ए पे ज्यादा हो रहा है देन वर्क डन बाय बी, करेक्ट। और हमें वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला तो पता है, क्या आ जाता है एन आर डेल्टा टी बाय गामा -1। सो हम लोग क्या करेंगे, गामा के जगह पे हम लोग फर्स्ट मोनो एटॉमिक का, डायटोमिक का एंड पॉली एटॉमिक का वैल्यूज डालेंगे एंड चेक करते हैं कि किसमें हमारा वर्क डन ज्यादा आएगा, ओके। सो फॉर मोनो एटॉमिक क्या आ जाता है गामा 5/3, फॉर डायटोमिक 7/5, एंड फॉर हमारा गामा पॉली एटॉमिक का क्या आ जाता है इस 8/6, मतलब 4/3, करेक्ट, सब वैल्यूज डालो, ओके। सो इधर आ जाएगा 5/3, सो 5/3 इज बेसिकली 1.6, तो 0.6 आ जाता है, सो वर्क डन बाय 0.6 लिख सकते हैं, करेक्ट। इधर आ जाएगा 2/5, सो इट्स बेसिक 7/5, इधर 5 ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा 2/5, तो वैल्यू कुछ आ जाता है इस 0.4, वर्क डन इज इक्वल टू 0.4। इधर 4/3 रखा तो देन क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, सो इट्स बेसिकली 0.3 जितना वर्क डन 0.3। अभी मुझे बताओ जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा, तो वर्क डन बाय किसका सबसे छोटा होगा, ऑफ कोर्स मोनो एटॉमिक गैस का वर्क डन सबसे छोटा होगा, फिर वर्क डन बाय डायटोमिक एंड देन वर्क डन बाय पॉली एटॉमिक। ऐसा क्यों बोल रहे, क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो हमारा वैल्यू डिक्रीज होता है, करेक्ट। सो इसके लिए हमारा वर्क डन बाय मोनो एटॉमिक सबसे कम, डायटोमिक उससे ज्यादा, पॉली एटॉमिक उससे ज्यादा। सो अभी हमारा इधर देख रहे हैं तो वर्क डन ए का ज्यादा है, मतलब वर्क ए कोई तो डायटोमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल चाहिए तो चेक करो ऑप्शंस में। सो इधर हमारा नियॉन है, नियॉन तो मोनो एटॉमिक है तो नहीं, इधर CO2 है तो हाँ ये आ सकता है। थर्ड ऑप्शन में हीलियम देके रखा है, फिर से वो मोनो एटॉमिक है तो पॉसिबल नहीं है, इधर भी हीलियम, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग 2 आंसर बोल सकते हैं। फिर भी सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, सेकंड हमारा वर्क डन बाय बी, इस अगर हमारा वर्क डन बाय ए कौन सा है, ये पॉली एटॉमिक है, करेक्ट, तो वर्क डन बाय बी कौन सा मोनो या डाई चाहिए, सो इधर डाई है बट फर्स्ट ही इनकरेक्ट है तो ये नहीं आएगा, हीलियम चलेगा, वर्क डन कम रहेगा बी का, सो हीलियम का भी कम है, इधर से पता चल रहा है, सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, आपको समझा रहेगा ऐसे क्वेश्चन हमें टैकल कैसे करने हैं। इसमें क्या करना है, जस्ट हम लोग को जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है ना उसको जोड़ना है ना आपको आंसर लाना है, ओके। नेक्स्ट, heat of reaction for CO plus half O2 is equal to CO2 at constant volume is, at constant volume is, constant volume पे heat क्या होता है हमारा इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी कितना है -67.7 किलो कैलोरीज,
एट 17 डिग्री सेल्सियस द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब डेल्टा एच कितना है ढूंढना है हमें। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हमारा डेल्टा एन आर टी। सो इधर हमारा डेल्टा एच तो ढूंढना है, डेल्टा ई क्या है 67.7 किलो कैलोरीज है, तो इसको ना कैलोरीज में कन्वर्ट कर दो इंटू 1000 करके, तो कितना आ जाएगा, एक जीरो जाएगा एंड दो ऐड हो जाएगा, प्लस एन कितना है, ये गैसियस गैसियस गैसियस, तो 1 माइनस 1 प्लस हाफ मतलब 3/2, सो क्या आ जाएगा 2 उधर जाएगा माइनस हाफ आ जाएगा, सो माइनस हाफ इंटू आर 2 हो जाएगा एंड टी 273 प्लस 17 कर देंगे तो 10, ये 9 290 हो जाएगा हमारा ये। सो इधर से 2 तो कट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -6600 और एक -290, करेक्ट। तो इसको हम लोग ऐड माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, करेक्ट, तो ऐड करो क्या आ जाता है, इसको के साथ 67700, सो 0 9 ये 976, इसको हम लोग को क्या किलो कैलोरीज में आंसर चाहिए, इसमें नेगेटिव रहेगा ये ऑफकोर्स 1000 कर देंगे तो एक जीरो गया, ये 2 जीरो, तो 67.99 कुछ आ रहा है, हाँ तो ये 67.42 आ रहा है, सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। या फिर सॉरी इधर हम लोग देखेंगे तो हमारा वैल्यू आया है 67.99 माइनस में, करेक्ट। सो इधर हमारे पास 67.42 ऑप्शन भी और 68 भी ऑप्शन है, तो ज्यादा करेक्ट कौन सा होगा, 68 वाला होगा, बिकॉज इसका राउंड फिगर इतना ही आ रहा है 68.0 आएगा, सो हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। बस चेक करना माइनस साइन में, ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 100 जूल ऑफ हीट, एब्जॉर्ब मतलब हमारा प्लस 100 एंड डज 60 जूल ऑफ वर्क, डज मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो -60, देन द इंटरनल एनर्जी इज क्या आ जाता है 100 माइनस 60 40 जूल्स आ जाएगा, सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following change delta H is not equal to delta E, delta H is basically not equal to delta E, मतलब जहाँ पे हमारा n कहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है ये पूछ रहे बेसिकली, करेक्ट। सो इधर तो हमारा n जीरो हो जाएगा 2 - 2, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें चेक करेंगे तो हमारे एक्वेशियस ये सब है, तो इधर जीरो आ जाएगा, तो ये भी नहीं, इधर 1 - 1, सो ये भी नहीं, ये इधर 2 - 4, हाँ ये इधर -2 आ जाएगा, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन 2 to 9 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाइड एज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू 2 to 9 जूल, 3 मोल AR मतलब argon, the temperature of the sample is increased by 2.55 Kelvin. Calculate the molar heat capacity at constant volume. Molar heat capacity at constant volume मतलब CV ढूंढने बोल रहे हैं हमें, करेक्ट। तो डेल्टा एच के हेल्प से हम लोग CP का वैल्यू ढूंढ सकते हैं, CP का वैल्यू ढूंढ के CP माइनस CV इज इक्वल टू R करेंगे, तो वहां पे हमें CV का वैल्यू मिल जाएगा, सो NCP डेल्टा T इज इक्वल टू 229, N कितना है हमारा 3 मोल्स, CP ढूंढना है, डेल्टा T क्या है हमारा इंक्रीज बाय 2.55 केल्विन इज इक्वल टू 299, तो CP का वैल्यू आ जाएगा 229 डिवाइड बाय 3 इंटू 2.55, सो 2.55 3 जा कितना 15 16 6 7 7.65, करेक्ट। तो अभी CP माइनस CV इज इक्वल टू R कर देंगे, तो R का वैल्यू किस में चाहिए हम लोग को, जूल्स में चाहिए, तो 8.3 लेंगे, इधर आ जाएगा CP का वैल्यू 229 7.65 माइनस CV इज इक्वल टू R, सो 229 बाई 7.65 माइनस R करके इज इक्वल टू CV, तो इससे हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो आंसर अभी खुद ढूंढना, बिकॉज इधर ऑप्शंस नहीं है तो हम लोग राउंड फिगर नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अगर सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स है तो हमारा डेल्टा N क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 ही होगा, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा ही हो जाएगा, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर द रिएक्शन ये देके रखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज, सो इट्स वेरी बेसिकली इजी, डेल्टा एन जी आर टी। सो एन कितना, ये लिक्विड है नहीं आएगा, 3 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस 3 आ जाएगा, सो माइनस 3 आर टी डायरेक्टली, सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एंड विद दिस हम लोग ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। आई होप हम लोग ने 60 to 70 क्वेश्चंस कल के और आज का पार्ट मिलके हम लोग ने फर्स्ट लॉ पर ही कर लिया है। सो बेसिकली सब टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग ने इधर कंप्लीट कर लिया है। सो यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस दिस एंड यू आर गुड टू गो। ओके, सो अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट टू प्रोसेसेस। देयर आर टू प्रोसेसेस प्रेजेंट, फर्स्ट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड अदर इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना, वहाँ पे हमारा एफ एक्सटर्नल जीरो होता है, मतलब हमें बाहर से कोई फोर्स देने का जरूरत नहीं होता है, वो खुद से खुद होता है प्रोसेस। जैसे हमारा अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे पेड़ से पत्ते गिरना, या फिर जैसे हम लोग आइस अगर बाहर रख देंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, करेक्ट। बट उस पानी को फिर से आइस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को फ्रिज में रखना ही पड़ेगा, तो वो हमारा एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वहां पे हमें बाहर से बोले तो हीट देना पड़ रहा है, उसको कूल डाउन करने के लिए फ्रिज में रख रहे हैं बेसिकली, करेक्ट। तो हमारे जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वहां पे एफ एक्सटर्नल जीरो होता है, वो एक फिजिबल प्रोसेस है, मतलब खुद से होता है वो प्रोसेस। एंड हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वहां पे हमारा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू नॉट जीरो होता है। सो वहां पे हमें कुछ फोर्स देना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली वो एक नॉन फिजिबल फोर्स है, नॉन फिजिबल प्रोसेस है, करेक्ट। बोल सकते हैं। होप स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस का क्लैरिटी आया, वो आगे और आ जाएगा। जैसे स्पॉन्टेनियस फोर्स होता क्यों है, उसके ड्राइविंग फोर्सेस क्या है। फर्स्ट, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होगा ना वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के तरफ जाएगा, वहां पे मिनिमम एनर्जी रहेगा। सेकेंड, वहां पे मैक्सिमम रैंडमनेस रहेगा, मतलब ही हमारा एंट्रोपी ज्यादा है देन हमारा जो स्पॉन्टेनिटी है वो ज्यादा है। अगर हमारा स्टेबिलिटी ज्यादा है देन हमारा स्पॉन्टेनिटी ज्यादा है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सो अभी हम लोग बात करेंगे रैंडमनेस, ये एंट्रोपी है, इसका मतलब क्या है। ओके, सो एंट्रोपी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। एंट्रोपी का मतलब इज मेजर ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। हम लोग हर जगह जैसे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाल नहीं सकते, हम लोग उसका चेंज ही निकालते, इधर भी वही करेंगे। ये एक स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, करेक्ट। तो इधर एक लाइन क्लियरली लिखा है, अगर हमारा डेल्टा एस ज्यादा है, हमारा एंट्रोपी ज्यादा है, तो स्पॉन्टेनिटी ज्यादा होगा। अभी डिसऑर्डरनेस ज्यादा होने से स्पॉन्टेनिटी पे क्या असर पड़ता है, देखो। जैसे सॉलिड से लिक्विड खुद से खुद जाएगा, करेक्ट, उसमें हम लोग को बाहर से कुछ हीट नहीं देना। अगर प्रोसेस को फास्ट करना है देन हम लोग को हीट देना पड़ेगा, वरना सॉलिड अगर आइस को हम लोग बाहर रखेंगे तो वो लिक्विड होने ही वाला है थोड़े टाइम के बाद, एंड थोड़े टाइम के बाद वो गैस में भी इवापोरेट हो जाएगा, करेक्ट। तो इधर हमारा जो स्पॉन्टेनिटी होता है ना वो गैस का ज्यादा होता है, और ये प्रोसेस खुद से खुद होता रहता है, नेचुरल प्रोसेस है, करेक्ट। सॉलिड रखा तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से वो गैस हो जाएगा, वाटर का आइस, ये खुद से हो रहा है, मतलब ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनिटी गैस के टूवर्ड्स जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। और ऐसे भी देख सकते हैं, तो स्पॉन्टेनिटी गैस के टूवर्ड्स इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा गैस तक का। और ऐसे भी देख सकते हैं कि डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, सॉलिड एक पैक्ड ऑब्जेक्ट रहता है, लिक्विड उसमें थोड़ा सा जगह रहता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस इज लाइक बहुत ज्यादा स्पेस रहेगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस हमारा गैस में बढ़ता ही जा रहा है। सो इधर हमारा एंट्रोपी इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, अभी हमारा एंट्रोपी कहाँ कहाँ पे इंक्रीज होगा, जहाँ पे अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो वहां पे हमारा एंट्रोपी इंक्रीज होगा। जैसे हमारे पास 1 मोल ऑफ N2 है एंड 2 मोल ऑफ N2 है, अगर 2 मोल्स है तो ऑफकोर्स ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो ज्यादा डिसऑर्डरनेस, ज्यादा रैंडमनेस आ जाएगा। सो हमारा एंट्रोपी 2 मोल ऑफ N2 के इधर इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, सो एंट्रोपी ज्यादा होगा, करेक्ट। अभी टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं हम लोग किसी को, तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आता है और वो कुछ स्पीड से मूव होने लगता है, जिसके वजह से उस ऑब्जेक्ट में रैंडमनेस क्रिएट होने लगता है, डिसऑर्डरनेस क्रिएट होने लगता है, तो वहां पे भी हमारा एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, हमारे जहाँ पे एटोमिसिटी ज्यादा है वहां पे हमारा एंट्रोपी ज्यादा रहेगा, लाइक फॉर 1 मोल ऑफ O2 गैस एंड 1 मोल ऑफ O3 गैस। इधर हमारे पास 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, सॉरी एटम्स है, करेक्ट। तो ऑफकोर्स 3 ऑक्सीजन के एटम्स है तो वहां पे ज्यादा एटम ओ एटम है, तो वहां पे हमारा एंट्रोपी ज्यादा रहेगा, करेक्ट।
फिफ्थ हमारा जहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा है उसका एंट्रोपी ज्यादा रहेगा। हमारे पास O2 गैस है एंड N2 गैस है। O2 का मॉलिक्यूलर वेट इज 16 एंड O2 है मतलब 32 एंड N2 28। तो ऑफ कोर्स O2 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो एंट्रोपी O2 का ज्यादा होगा। सो इससे बेसिकली हम लोग एंट्रोपी क्यों सीख रहे हैं इधर, हम लोग को क्वेश्चन आता है कि किसमें किसका एंट्रोपी ज्यादा रहेगा, या पूछेंगे कि कौन सा रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, करेक्ट, या पूछेंगे कि आपको ऑप्शंस में देके रखेंगे कि इधर इधर हम लोग ने इसको इतना टेम्परेचर दिया, इसको इतना टेम्परेचर दिया, और पूछेंगे एंट्रोपी किसमें ज्यादा हो रहा है, रैंडमनेस किसमें ज्यादा है। तो आपको ये पता होने चाहिए, पॉइंट्स पता होना चाहिए, जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि किधर हमारा एंट्रोपी ज्यादा होगा किधर कम होगा। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा जहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा है सॉलिड लिक्विड गैस वाले केस में, करेक्ट, वहां पे डिसऑर्डरनेस बढ़ता जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगा गैस के टूवर्ड्स। फिर हमारा नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। थर्ड हमारा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी, एटोमिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी, मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी, करेक्ट। सो अब हम लोग फेस चेंज में बात करते हैं एंट्रोपी का। जब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, मेल्टिंग प्रोसेस खुद से हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा एंट्रोपी जो रहेगा डेल्टा एस वो पॉजिटिव रहेगा, 0 से ज्यादा रहेगा, बेसिकली पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद से हो रहा है, एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर लिक्विड से गैस, अगर हम लोग ने बॉइलिंग अलग से हीट दिया तो भी चलता है, बट हम लोग ने ऐसे ही लिक्विड को ऐसे रख दिया, ऐसे फेंक दिया किधर, तो वो पानी खुद ब खुद इवोपरेट होता है ना, करेक्ट। तो वो भी हमारा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। थर्ड हमारा सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस बन रहा है, डायरेक्टली गैस के टूवर्ड्स जा रहा है, मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, मतलब एंट्रोपी तो ऑफकोर्स इंक्रीज हो रहा है, इसका ही मतलब हमारा स्पॉन्टेनिटी भी इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। फिर फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड आना है, मतलब हमारा एक अच्छे खासे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस से बहुत कम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस में आना है, डिसऑर्डरनेस कम हो रहा है, एंड सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड डायरेक्टली नहीं होता। अभी आप लिक्विड ऐसे ही रख दोगे तो गैस बनेगा, सॉलिड नहीं बनेगा, उसको आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा तब भी जाके वो बनेगा सॉलिड, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा एस नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे हमारा स्पॉन्टेनिटी, ये हमारा हो गया एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बोल सकते हैं ऐसा, बोल सकते हैं कंडेंसेशन। ये क्या हो जाता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना, करेक्ट। सो ये भी हमारा एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा एस नेगेटिव आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज गैस एक हमारा इसमें एंट्रोपी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज इधर डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, इसके वजह से। बट जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे उसका एंट्रोपी कम हो रहा है, मतलब उसका हमारा रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस कम हो रहा है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसके वजह से यहाँ पे एंट्रोपी हमारा नेगेटिव में जा रहा है, एंड हमारा ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस एंट्रोपी आपको सबको क्लियर हो रहा है, बिकॉज ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, बट ऐसे क्लियर रखो, जहाँ पे हमारा एंट्रोपी ज्यादा रहेगा वहां पे हमारा स्पॉन्टेनिटी ज्यादा रहेगा। और एंट्रोपी कैसे ज्यादा रहेगा, जहाँ पे एक नेचुरल प्रोसेस है, करेक्ट, एंड एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म में जा रहा है या एक रैंडम फॉर्म में जा रहा है ना, हमारा जो भी रिएक्शन है या जो भी ऑब्जेक्ट, अगर सब्लिमेशन बॉइलिंग, इसमें एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म में जा रहा है ना ऑब्जेक्ट, देन इट इज अ रैंडम प्रोसेस, वहां पे हमारा एंट्रोपी ऑफकोर्स ज्यादा रहेगा एंड वहां पे हमारा स्पॉन्टेनिटी आ जाएगा। एंड ये जो 4 पॉइंट्स है ना वो याद रखना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे हमारा एंट्रोपी ज्यादा रहेगा जब कंपैरिजन का बात आ रहा है, ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी ये रिएक्शन में हम लोग कैसे चेक करेंगे एंट्रोपी किसका ज्यादा है किसका कम है, तो विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एन, हम लोग जैसे एन निकालते थे, पता है, इधर 2 माइनस ये 4, तो ये -2 आ गया, -2 आ गया, मतलब इसका डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा एंट्रोपी, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यहाँ पे हम लोग को बाहर से फोर्स देना पड़ रहा है क्योंकि इसका एंट्रोपी इज नेगेटिव में, ठीक है। सो अभी ये इधर नेगेटिव क्यों डायरेक्टली लिया, ये हम लोग आगे जब गिब्स फ्री एनर्जी सिखाऊंगी तभी मैं बताती हूँ, बिकॉज वो फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे कि वहां पे जब डेल्टा एन जी नेगेटिव हो जाता है तो डेल्टा एस हमारा जो है वो डायरेक्टली नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, वो मैं वहां पे बताती हूँ। बट अभी के लिए अगर रिएक्शन ही दिया है ना, आपको पूछा है कि इधर स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है या एंट्रोपी का क्या कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, देन आप इजिली इससे बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर 7.2 मतलब 3.5 प्लस 1 4.5, इधर हमारे पास 5, सो 5 माइनस 4.5 0.5, तो पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस हमारा इधर पॉजिटिव होगा। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस है।
आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड देन हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जिसमें हमें स्पॉन्टेनिटी पता होना चाहिए या एंट्रोपी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन एड्सॉर्प्शन, इसमें क्या होता है, जब भी एक सब सरफेस है एब्जॉर्बेंट है उस पर एब्जॉर्बेट होता है, जो भी एब्जॉर्ब करने वाले पार्टिकल्स है उस पर एब्जॉर्ब होंगे ना, तो एक ऑर्डर्ड फॉर्म बन जाएगा। इसके वजह से जब भी हमारा एब्जॉर्प्शन होगा ना, तो वहां पे हमारा जो डेल्टा एस है वो इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बिकॉज जो एब्जॉर्ब होने वाले जो पार्टिकल्स है वो रैंडम फॉर्म में, बट जब वो एब्जॉर्बेंट रखा तो उस पर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वहां पे एक ऑर्डर्ड फॉर्म में आ गए। इसके वजह से यहाँ पे डेल्टा एस हमारा नेगेटिव होता है, ये एक हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। फिर इन करोजन, करोजन में क्या होता है इस हमारा करोजन तो सबको पता होगा, रस्टिंग ऑफ आयन या करोजन ऑफ मैटर, उसमें ऑक्सीजन आके स्टिक होता है, एक कलर दे देता है ग्रेइश ग्रीन टाइप का कलर, तो ये हमारा हो जाता है डेल्टा एस इधर पॉजिटिव, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, प्रोसेस बोल सकते। ओके, सो ये याद रखना बहुत जरूरी है। एंड देन हमारा आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, बॉइलिंग एग। बॉइलिंग एग बेसिकली क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, करेक्ट, बट हम लोग को इधर ये नहीं देख के ये याद रखना है कि इधर हमारा डेल्टा एस पॉजिटिव होता है बॉइलिंग एग में, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बिकॉज इस पे क्वेश्चन आता है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है हमारा सिनेरियो इसके वजह से। एंड सेकेंड केस जहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा नहीं सकते जो हम लोग सीख रहे हैं उसके ऊपर से, सो वहाँ पे स्ट्रेच रबर एंड अनस्ट्रेच रबर। स्ट्रेच रबर मतलब हम लोग बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं कि अनस्ट्रेच रबर तो उसमें एंट्रोपी कम रहेगा, स्ट्रेच रबर में ज्यादा रहेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा एंट्रोपी अनस्ट्रेच रबर में ज्यादा होता है, बिकॉज अनस्ट्रेच रबर में रैंडमली मॉलिक्यूल्स अरेंज रहेंगे, बट जब स्ट्रेच कर रहे हैं ना तो मॉलिक्यूल्स एक स्ट्रेचिंग फॉर्म में आ जाते हैं, इसके वजह से वहां पे एंट्रोपी कम हो जा रहा है। इसके वजह से ये याद रखना जरूरी है कि एंट्रोपी हमारा टूवर्ड्स अनस्ट्रेच रबर ज्यादा होता है देन स्ट्रेच रबर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर हमारा जो हमारा एंट्रोपी है उसका एक फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी, हीट बाय टेम्परेचर, करेक्ट। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग इस फॉर्मूला को सब प्रोसेसेस में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज आ जाता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में तो क्यू ही हमारा जीरो होता है, तो डेल्टा एस भी जीरो होगा। सेकेंड प्रोसेस साइक्लिक, डेल्टा एस हमारा एंट्रोपी हमारा एक स्टेट फंक्शन है, तो यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होने के वजह से डेल्टा एस डायरेक्टली जीरो हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में, करेक्ट। देन आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पे हमारा डेल्टा टी जीरो होता है, टी जीरो नहीं होता, डेल्टा टी, ये याद रखना। सो क्यू बाय टी को हम लोग माइनस डब्ल्यू बाय टी लिख सकते। फिर हमारे पास इसका तो फॉर्मूला है, करेक्ट, 2.303 nRT log V2 by V1, तो ये लिख देंगे। एंड इधर देखो, इधर का T नहीं है, नीचे का T, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए log 2.303 nR log V2 by V1 लिख दिया डायरेक्टली। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V हमारा इक्वल टू जीरो होगा, तो हमारा जो डेल्टा U होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के, मतलब हमारा NCV डेल्टा T बाई टी, करेक्ट। अभी इसको समझो, हम लोग ने इंटीग्रेट किया ना, तो डेल्टा T बाई टी इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को एक फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 NCV log T फाइनल बाई T इनिशियल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। बेसिकली आज तक पीवाईक्यूज में इस फॉर्मूला पे आज भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट स्टिल आगे आ सकता है, इसकी वजह से आपको ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। बहुत इजी है याद रखने को, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ओके, इंटीग्रेशन याद रखने से अच्छा है आप फॉर्मूलाज याद रखो। सो नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस, यहाँ पे हमारा डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। तो हमारा जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एंथैल्पी के, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल। सो उसको कैसे लिख सकते हैं, एनसीपी डेल्टा टी बाई टी, तो एनसीपी डेल्टा टी बाई टी लिखा, इसको भी फिर से इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, हम लोग को ये 2.303 एनसीपी लॉग टी फाइनल बाई टी इनिशियल मिल जाएगा, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये 4-5 प्रोसेसेस में हम लोग को डेल्टा इसका जो भी वैल्यू आ रहा है वो याद रखना पड़ेगा, ताकि हम लोग क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सके, करेक्ट। अभी एक बार एंट्रोपी को फुल गो थ्रू करते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। सो एंट्रोपी हमारा क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, करेक्ट। अगर हमारा रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ज्यादा है देन वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बन रहा है, करेक्ट। ये ऊपर ही सीखा कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए उसके ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, क्यू होता है, बिकॉज एक तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलता है,
करेक्ट, या मिनिमम एनर्जी होता है इसके वजह से, या मैक्सिमम रैंडमनेस के वजह से एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। करेक्ट, रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चेंज इन, हम लोग एंट्रोपी निकालते हैं ना कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल पाते। सब कभी भी हमारा डेल्टा एस बड़ा ज्यादा है देन उसका स्पॉन्टेनिटी उस प्रोसेस का ज्यादा होगा। मतलब उसको स्पॉन्टेनिटी ज्यादा होने का मतलब क्या, उसका एफ एक्सटर्नल उस पर जीरो लग रहा है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो खुद से खुद होगा। बट अगर एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, वो खुद से खुद नहीं होगा, उसके लिए हमें बाहर से फोर्स, हीट, वर्क सब करना पड़ेगा, तब भी जाके वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसके वजह से हमारा जो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेसेस होता है ना, वो सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होता है एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये अभी हम सेकेंड लॉ में सीखेंगे। करेक्ट, फिर हम लोग ने देखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें किसमें एंट्रोपी ज्यादा है? ऑफकोर्स गैस का, बिकॉज वहां पे डिसऑर्डर्ड फॉर्म ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, रैंडमली अरेंज्ड है। इसके वजह से हमारा गैस के, जैसे हम लोग सॉलिड से गैस देते जाएंगे, हमारा एंट्रोपी इंक्रीज होता जाएगा। करेक्ट, फिर हम लोग ने देखा एंट्रोपी कहाँ कहाँ पे इंक्रीज होगा। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेगा वहां पे एंट्रोपी ज्यादा रहेगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे एंट्रोपी ज्यादा है, वहां पे रैंडमनेस ज्यादा है बेसिकली। जहाँ पे हमारा एटॉमिसिटी ज्यादा है वहां पे हमारा एंट्रोपी ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा है। देन हम लोग ने देखा फेज चेंज में सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो एक वो फेवरेबल है, सॉलिड को ऐसे ही रख देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, नेचुरल प्रोसेस है। करेक्ट, तो वहां पे डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव हो जाता है एंड वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बन जाता है। करेक्ट, सेकेंड केस में सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, सॉरी लिक्विड से गैस जा रहा है, तो वो भी हमारा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। फिर हम लोग ने देखा लिक्विड से सॉलिड या लिक्विड गैस से लिक्विड जा रहा है तो एक हीट देना पड़ेगा या उसको फ्रीजर में रखना पड़ेगा, तभी जाके वो होता है ये चीज पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारा जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव हो जाता है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाता है क्योंकि इसको नेचर सपोर्ट नहीं करता, उसको बाहर से कुछ हमें रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तभी जाके हो रहा है। करेक्ट, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। फिर हमारा एंट्रोपी चेंज इन रिएक्शन, रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज कैसे होता है, डेल्टा एन निकालना है। अभी के लिए इतना ही समझो, गिब्स फ्री एनर्जी जब हम लोग समझेंगे तभी उसके फॉर्मूला के हेल्प से आप समझ जाओगे कि हम लोग ने डेल्टा एन के हेल्प से डेल्टा एस कैसे बताया था। ओके, देन हम लोग ने देखा इन एब्जॉर्प्शन वाले केस में हमारा डेल्टा एस नेगेटिव होता है बिकॉज एक वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। करोजन या रस्टिंग ऑफ आयन में हमारा डेल्टा एस पॉजिटिव होगा बिकॉज वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फिर बॉइलिंग ऑफ एग में, बॉइलिंग ऑफ एग हमारा डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फिर स्ट्रेच रबर या अनस्ट्रेच रबर में हमारा अनस्ट्रेच रबर का एंट्रोपी ज्यादा रहेगा देन स्ट्रेच रबर, ये याद रखना बहुत जरूरी है। 2 पॉइंट्स बॉइलिंग या अगेन रबर वाला याद रखना, ये रिपीटेटिवली क्वेश्चंस में पूछते। ओके, देन हम लोग ने फॉर्मूला देखा हमारे एंट्रोपी का क्या आ जाता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करेक्ट, सो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सो हमारा डेल्टा एस 0 हो जाता है। साइक्लिक प्रोसेस में हमारा एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होने की वजह से डेल्टा एस 0 हो जाता है। फिर आइसोथर्मल में हम लोग ने फॉर्मूलाज लगाया एंड हम लोग को एक हमारा जो यूज पहले एक फॉर्मूला डिराइव किया था उससे एक और एक फॉर्मूला मिल गया डेल्टा एस का। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए भी एनसीवी डेल्टा टी बाई टी किया तो वहां पे डेल्टा टी बाई टी को इंटीग्रेट करके हम लोग को और एक फॉर्मूला मिल गया। फिर वैसे ही आइसोबारिक में भी सेम चीज हुआ। सो ये याद रखना बहुत जरूरी है ये दोनों फॉर्मूला। और एक चीज है, जब भी हम लोग को इक्विलिब्रियम प्रोसेस देके रखा रहेगा एंड उनका डेल्टा एच देके रखा है, सो देन हम लोग को उसका एंट्रोपी पूछा है तो क्या करना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी करना है। अभी ऐसा क्यों किया, क्योंकि नॉर्मली जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रहा है ना, तो वहां पे हमारा पी जो रहता है ना, वो प्रेशर जो रहता है वो कांस्टेंट हो जाता है। सो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच, करेक्ट। तो वहां पे हम लोग डेल्टा एच बाई टी लिख सकते हैं एंड विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर एंट्रोपी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या बताता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ हीट, जो हमें फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया था। सेकेंड ये बताता है कि जितना भी प्रोसेस नेचुरल प्रोसेसेस होता है ना, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियली नेचर में प्रेजेंट ही नहीं है बिकॉज वहां पे मैक्सिमम वर्क डन होता है। ये चीज होना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे भी मैक्सिमम वर्क डन हो बिकॉज ये आइडियल कंडीशन है रिवर्सिबल प्रोसेस, ये याद रखना। हमारा नॉर्मली हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होगा। एंड
यही लिखा है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस इन यूनिवर्स आर इरिवर्सिबल प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये याद रखना। एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, बिकॉज नेचर में हमारा रिएक्शन प्रोसेसेस होता ही रहता है, पर जो नेचुरल प्रोसेसेस हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है। करेक्ट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब हमारा एंट्रोपी बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। करेक्ट, तो ये बोल रहा है, ये लॉ बोलता है कि यूनिवर्स में हमेशा स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। करेक्ट, तो वहां पे हमारा एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज, मतलब ये हमारा पूरा सिस्टम है उसमें एंट्रोपी इंक्रीज ही होता जा रहा है, ऐसा ये लॉ हमें बोलता है। अभी इसको इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। सो ये पॉइंट्स हम लोग ने अच्छे से समझा। करेक्ट, अभी ये पॉइंट क्या बता रहा है कि हमें टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा एस टोटल है, डेल्टा एस यूनिवर्स है, ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग है, वो इक्वल टू पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है। करेक्ट, स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस का ये एक साइन है। करेक्ट, अगर हमारा समझो इट इज़ अ साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस, देन हमारा डेल्टा एस जीरो रहेगा, डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो रहेगा, हमारा टोटल एस जीरो हो रहा है, तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन जाता है और ये एक इक्विलिब्रियम पे कंडीशन आ जाता है जो कि रिवर्सिबल है। करेक्ट, सो थर्ड केस हमारा आ जाता है जहाँ पे हमारा डेल्टा एस नेगेटिव है। जब हमारा डेल्टा एस नेगेटिव हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। करेक्ट, तो ये तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, दैट इज कि स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस ही हमारा नेचुरल प्रोसेस है और वहाँ पे हमारा एंट्रोपी इंक्रीज होता है। सेकेंड, जहाँ पे हमारा डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो और रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। थर्ड केस इज डेल्टा एस जहाँ पे हमारा नेगेटिव है, वो हमारा एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन जाता है। करेक्ट, तो अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली क्या है, इट इज़ अ फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। जो सिस्टम में जो एक फ्री एनर्जी है उसको हम लोग एक यूजफुल वर्क के लिए, मतलब एक रिएक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये मेनली रिप्रेजेंट क्या करता है, स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन के। जैसे हम लोग को ये चीज़ पता है कि एंट्रोपी इंक्रीज होगा तो स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज होगा, स्पॉन्टेनियस इंक्रीज होगा, बट कितना इंक्रीज होगा वो गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताता है। ओके, सो ये एक स्टेट फंक्शन है, यहाँ पे एक्सटेंसिव ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो अभी गिब्स फ्री एनर्जी हमें रिप्रेजेंट क्या करता है कि स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है एक रिएक्शन में। करेक्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। करेक्ट, तो अगर समझो हमारा जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव है, करेक्ट, तो हमारे रिएक्शन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है, मतलब इधर कुछ एनर्जी क्रिएट हो रहा है जिसके वजह से वो यूजफुल वर्क के लिए हेल्प हो सकता है, मतलब हमारा इधर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर हमारा डेल्टा जी आ गया पॉजिटिव, देन हमारा रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हमारा डेल्टा जी जीरो, देन आर रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अभी इसको कंफ्यूज मत करना डेल्टा एस के साथ। डेल्टा एस में हमारे जब पॉजिटिव होता है, जब हमारा रैंडमनेस इंक्रीज होता है, तभी हमारा एंट्रोपी इंक्रीज होता है, स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज होता है। बट डेल्टा जी में हमारा जब नेगेटिव आ जाता है वैल्यू, तभी हमारा स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज होता है। दोनों का मतलब अलग है, इसको जोड़ने का वो मतलब उसके फॉर्मूला में भी हम लोग समझेंगे जब डेल्टा एस पॉजिटिव है तो क्या इफेक्ट आता है। करेक्ट, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज हो रहा है। ओके, बट ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि डेल्टा एस एंड डेल्टा जी एक सेम चीज़ है। डेल्टा एस क्या है, हमारा एंट्रोपी है, रैंडमनेस है, रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस है, जिसके वजह से स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज होता है। और डेल्टा जी क्या है, हमारा फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम दैट कैन बी यूज फॉर अ यूजफुल वर्क। फ्री एनर्जी तभी रहेगा जब एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी रिलीज हम लोग नेगेटिव से ही शो करते हैं, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब हमारा रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर डेल्टा एच को हम लोग डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, या डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं। करेक्ट, अभी इस फॉर्मूला को हम लोग और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारा डेल्टा एच है ना वो नेगेटिव है और डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव है। करेक्ट, तो डेल्टा जी के वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इधर नेगेटिव, तो टोटल डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इसके वजह से हमारा स्पॉन्टेनियस ये रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। करेक्ट, सेकेंड केस में जब हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, तो क्या इफेक्ट आएगा डेल्टा जी पे, देखो डेल्टा एच पॉजिटिव और माइनस ऑफ टी डेल्टा एस नेगेटिव,
सो इधर हो जाएगा डेल्टा एच पॉजिटिव, टी डेल्टा एस। सो इधर हमारा दोनों पॉजिटिव है, मतलब जो डेल्टा जी आ रहा है वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाला है, जो कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज ही नहीं हो रहा है, जिसके वजह से यूज तो होगा ही नहीं ऑफकोर्स, सो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। थर्ड केस जहाँ पे डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस ऑफ डेल्टा टी, इसके वजह से प्लस हो जाएगा। सो इधर हमारा डेल्टा एच तो नेगेटिव है और ये टी डेल्टा एच पॉजिटिव है। सो अगर हमारा डेल्टा एच अगर बड़ा है इन नंबर मैग्नीट्यूड, देन डेफिनेटली डेल्टा जी इज गोइंग टू बी नेगेटिव और ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। बट अगर हमारा टी डेल्टा एस बड़ा है देन डेल्टा एच, देन हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये सब उसके वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। फोर्थ केस ऐसा आ जाता है जहाँ पे हमारा डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, करेक्ट। सो इधर हम लोग का अगर टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, देन आर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो यहाँ पे वेरियस केसेस कहाँ पे क्या आएगा वो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। बट नेगेटिव नेगेटिव दोनों है तो देन डेफिनेटली इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है, देन डेफिनेटली एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एंड अगर हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, देन इधर अभी देख पा रहे हो डेल्टा एस जब पॉजिटिव है तभी स्पॉन्टेनियस है एंड डेल्टा एस नेगेटिव है तभी नॉन स्पॉन्टेनियस है, करेक्ट। आई होप आपसे इससे आपको क्लैरिटी आया रहेगा कि हम लोग ने डेल्टा एस पॉजिटिव में स्पॉन्टेनिटी क्यों लिया था एंड डेल्टा एस नेगेटिव में नॉन स्पॉन्टेनिटी को क्यों इंडिकेट कर रहा था, वो समझ रहा रहेगा। अभी हम लोग और एक चीज़ का बात करते हैं, जब हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो ना, तभी क्या हो जाएगा, हमारा टी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग टी एट इक्विलिब्रियम ढूंढ सकते, टेम्परेचर ढूंढ सकते डेल्टा एच बाय डेल्टा एस करके, करेक्ट। सो ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस फॉर्मूला का जो डेल्टा जी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो आ रहा है तभी क्या केसेस बन रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका क्वेश्चंस में रॉन्ग हो सकता है। सो आई होप आपको गिब्स फ्री एनर्जी समझा रहेगा। ये बहुत छोटा टॉपिक है, जस्ट इस पर क्वेश्चंस बहुत आता है। सो गिब्स फ्री एनर्जी इज अ फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड कन्वर्टेड इनटू अ यूजफुल वर्क। ये रिप्रेजेंट करता है स्पॉन्टिनिटी को, करेक्ट। ये एक स्टेट फंक्शन है एक्सटेंसिव, इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जब डेल्टा जी हमारा नेगेटिव है तो ये हमारा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है, जब पॉजिटिव है तभी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है, जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम पर है, करेक्ट। देन हम लोग ने सीखा डेल्टा एच नेगेटिव है डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच पॉजिटिव है डेल्टा एस नेगेटिव है देन इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। वैसे ही डेल्टा एच डेल्टा एस दोनों नेगेटिव है तो इस केस पर ही ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, वरना ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एंड डेल्टा एच दोनों पॉजिटिव है तो ये वाले केस जब होगा तभी रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस हो रहा है। एंड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग टेम्परेचर ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब इसके ऊपर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाता है, बिलीव मी। सो हम लोग ने फर्स्ट एंट्रोपी सीखा, एंट्रोपी के ऊपर हम लोग ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स सीखा। सेकेंड लॉ में हम लोग ने बहुत क्लियरली सीखा कि हमारा जो यूनिवर्स का एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है, करेक्ट। ये एक इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रहा है, करेक्ट। बट जो हाइपोथेटिकल साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारा डेल्टा एस जो इक्वल टू जीरो है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो हाइपोथेटिकल है, वो आइडियल कंडीशन है। एंड जब डेल्टा एस नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो सीखा था। फिर गिब्स फ्री एनर्जी को सीखा, एंड इसके बेसिस पे हम लोग ने सब बात किया। आई होप ये सब क्लियर होगा। अभी हम लोग एक चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि अभी यूज़ नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे, दैट इज डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी, जब डेल्टा जी इज मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन एंड प्रेशर कितना है 1 atm जितना या 1 बार जितना, देन वो जो डेल्टा जी है वो हो जाता है डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट तो बेसिकली नेगेटिव ही होगा, बट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln QC। ये QC हम लोग इक्विलिब्रियम में सीखेंगे, बस अभी इतना सीखो कि डेल्टा जी नॉट जो होता है वो नेचुरल फॉर्म के लिए हमेशा जीरो होता है। बेसिकली जब हमारा नेचुरल फॉर्म में कोई भी गैस या ये प्रेजेंट है लाइक H2 हमारा नेचुरल फॉर्म है तो ये इसका डेल्टा जी नॉट जीरो होगा। हमारा P4 फॉस्फरस 4 में प्रेजेंट होता है P4 तो वो एक नेचुरल फॉर्म है तो उसका डेल्टा जी नॉट जीरो होगा। और S8
उसका भी S8 इज नेचुरल फॉर्म, तो उसका भी इधर हमारा डेल्टा जी नॉट जीरो रहेगा। बस इतना चीज़ याद रखो, दूसरा सब हम लोग इक्विलिब्रियम में सीखने ही वाले डेल्टा जी नॉट के ऊपर। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। हम लोग ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिब्स फ्री एनर्जी पूरा कंप्लीट कर लिया। बेसिकली हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया है, अभी उसका क्वेश्चंस करना है। विल एंड दिस पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ओके, सो ये क्वेश्चन देखते हैं, इन विच रिएक्शन डेल्टा एस इज पॉजिटिव। तो डेल्टा एस पॉजिटिव कब होगा, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। और अगर समझो ये ऐसे केसेस में ना, अगर हमारे पास अभी वैल्यूज नहीं देके रखा इस मॉलिक्यूल्स का, अगर वैल्यूज देके रखा है, एंड देन क्या करना है, इस डेल्टा एस इज इक्वल टू सम ऑफ एस प्रोडक्ट्स, एंड अगर इनके पास कुछ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रहेंगे तो वो इनटू मल्टीप्लाई करना है माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, एंड अगर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है तो देन डेल्टा एन को देख के हम लोग आंसर करेंगे। ओके, अभी तो इधर हमारा गैस लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो नेगेटिव आएगा। सेकेंड केस में हमारा O2 से 3O2 से जा रहा है 2O3 में, तो इधर हमारा जो डेल्टा ये रहेगा डेल्टा एस वो इक्वल ही रहेगा, बिकॉज इधर 3 O2 था और इधर 2 O3 है। सो इधर हमारा डेल्टा एस इक्वल टू 0 रहेगा, तो इधर भी एंट्रोपी हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा, पॉजिटिव नहीं है। नेक्स्ट केस में हमारा H2O लिक्विड और ये गैस है, सो लिक्विड से गैस में जाने में हमारा एंट्रोपी इंक्रीज होता है। हाँ, सो सी इज द पॉजिटिव वन। फिर इसमें चेक करो, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, इधर 2 है और इधर 4 मोल्स है, सो ऑफकोर्स इधर नेगेटिव आएगा एंट्रोपी, तो ये भी नहीं है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज 186.5 किलोजूल मोल पर इनवर्स। द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन इज, वेपराइजेशन के टाइम क्या एंट्रोपी चेंज होगा। सो इधर हम लोग ने देखा था डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी करते हैं हम लोग, करेक्ट। तो हम लोग को एंथैल्पी दे के रखा है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एंथैल्पी भी ले सकते हैं, करेक्ट। तो डेल्टा एस हमारा आ जाएगा 186.5 डिवाइड बाई डेल्टा टी। वेपराइजेशन पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइजेशन होता है, मतलब 373 केल्विन। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 0.5, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज अ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, ये होमवर्क है। 1 मोल ऑफ diatomic ideal gas at 25 degrees Celsius is subjected to expand and reversibly and adiabatically to 10 times of its initial volume. Calculate the change in entropy during expansion. So जब हमारा adiabatic condition है तो Q 0 होता है, डेल्टा एस तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, so D is the correct option. Next, 5 moles of an ideal gas expands reversibly from a volume of 8 decimeter cube to 80 decimeter cube at constant temperature, मतलब आइसोथर्मल बोल रहा है। 80 इज इक्वल टू 0, द चेंज इन एंट्रोपी, तो इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.03 NR log V फाइनल बाय V इनिशियल था, करेक्ट। सो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, N कितना है हमारा 5, R कितना है 8.314, एंड इधर हमारा फाइनल 80/8 मतलब log 10 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.3 इंटू 5 कितना आ जाता है, इसको बनना 40 इंटू 2, 80 के अबो कुछ आंसर चाहिए, 80 के अबो, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, थर्ड वाला, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन के ऊपर जो डेल्टा एस हम लोग ने किया ना, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, इधर समझेगा। इफ डेल्टा एस नॉट फॉर H2, Cl2 एंड HCl आर, ये दिया हुआ है वैल्यू रिस्पेक्टिवली, द टोटल चेंज इन स्टैंडर्ड एंट्रोपी विल बी। सो इसमें क्या करना है, फर्स्ट तो रिएक्शन लिख लेना है, H2 प्लस Cl2 इज गिव्स HCl, सो इधर 2 आ जाएगा, करेक्ट। देन क्या करना है, डेल्टा एस करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट करना है। सो 2 इंटू डेल्टा एस, इसका कितना है 0.19 माइनस, ये प्रोडक्ट हो गया, अभी रिएक्टेंट इधर 1 है तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 0.13 प्लस ये ब्रैकेट में 1 इंटू 0.022, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.38 माइनस 0.13 प्लस 0.022, सो ये कितना आ जाएगा, इसको ऐड करो, 0.38 माइनस 3.35, करेक्ट। तो इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 0.03,
करेक्ट। अभी इधर हमारा जो भी वैल्यूज़ है ना किलो जूल में दे के रखा, और इधर हमारा जूल्स है, तो इंटू 1000 करना है इसको। सो क्या आ जाएगा 30 जूल्स, जो भी है ये यूनिट। सो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द सोल क्राइटेरियन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस इज, कौन सा होता है सोल क्राइटेरिया? टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, tendency to acquire minimum energy and maximum randomness, tendency to acquire maximum stability. So सोल क्राइटेरियन में ये दोनों एक ही पॉइंट में आ गया तो ये ज़्यादा करेक्ट होगा, करेक्ट, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन 2Cl से Cl2 द करेक्ट ऑप्शन इज, सो इधर हमारे दो मॉलिक्यूल से एक हो रहा है तो मोल कम हो रहा है, मतलब हमारा डेल्टा एस तो इधर नेगेटिव है, सो पॉजिटिव डेल्टा एस वाला कैंसिल कर दो, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। सो एंड हमारा जब भी हम लोग ने सीखा है जब बॉन्ड फॉर्म होता है तभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन होता है तभी एनर्जी देना पड़ता है, एंडोथर्मिक होता है। तो इधर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है Cl, दो Cl से एक Cl2 बन रहा है, करेक्ट, तो हमारा डेल्टा एच किधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, the entropy of fusion of water is 5.260 calorie per mole Kelvin. Calculate the enthalpy of fusion of water. So इधर हमारा डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच भी चलता है या हम लोग ले सकते हैं इस, हम लोग को एंथैल्पी पूछा है तो डेल्टा एच लेना है, इक्वल टू टी, करेक्ट। डेल्टा एस का वैल्यू दे के रखा है 5.26 इज इक्वल टू डेल्टा एच ढूंढना है, हम लोग को टी का पूछा है। टी फ्यूजन मतलब 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस। सो इसको डेल्टा एच को सॉल्व करेंगे तो विल गेट द आंसर, करेक्ट। तो 5.26 इंटू 273, सो इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट, तो बेसिकली 2 इंटू 5 ये कुछ आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा, एक बार चेक करना है प्लीज़, आप उस हिसाब से टिक करना है, या फिर ए आ जाएगा, प्लीज़ चेक वंस। नेक्स्ट, इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is expanded isothermally at 300 Kelvin until its volume is tripled, the change in entropy is, so इसका तो फॉर्मूला है, कैसे आइसोथर्मली बोला है ना, सो 2.303 क्या आ जाता है, आर एन 1 मोल है तो इंटू 1 आर लॉग वी फाइनल क्या है, वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड, वी फाइनल इज 3 टाइम्स ऑफ वी इनिशियल, सो 3 वी इनिशियल बाय वी इनिशियल आ जाएगा ये कट। सो इधर इसको हम लोग साथ में क्या लिख सकते, सिखाया था ln r3 सॉरी r ln 3 लिख सकते, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, in spontaneous irreversible process the total entropy of the system and surrounding always increases, so B is the correct option. The entropy change when 2 moles of ideal monoatomic gas is heated from 200 to 300 degrees Celsius reversibly and isochorically. Isochorically मतलब delta V's are 0, V constant है basically, so इधर क्या आ जाता है हमारा, सॉरी डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी, करेक्ट, लॉग इधर एल एन लिख लेते, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, देख लो एक बार चेक कर लो चाहिए तो, देखो एन सी वी लॉग टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, सो इधर हमारा n क्या है 2 मोल्स, CV हमें दिया हुआ नहीं है बट हम लोग को ये दे के रखा है मोनो एटॉमिक गैस, तो इसके हेल्प से ढूंढ सकते हैं क्या आ जाएगा हमारा, CV फॉर मोनो एटॉमिक गैस इज 3/2R, तो 3/2R ln फिर 3/2 T फाइनल माइनस T इनिशियल कितना आ जाता है, इसको सेल्सियस में दिया है मतलब हम लोग को 273 से ऐड करना पड़ेगा केल्विन में, सो हो जाएगा 573/473, करेक्ट। सो इसको 2 कट एंड हमारा आ जाएगा 3R ln 573 माइनस 473, तो ऑप्शन है हाँ है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस एंड फॉर द यूनिवर्स इट इज टेंड्स टूवर्ड्स अ मैक्सिमम, करेक्ट।
हमेशा मैक्सिमम की तरफ जाएगा फॉर यूनिवर्स, तभी तो हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्ट प्रोसेस हो रहा है, ये बता सकता है एंट्रोपी से हम लोग। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन आर, दे के रखा है 170 एंड ये रिस्पेक्टिवली। द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट, सो स्पॉन्टेनियस एट मतलब हम लोग को डेल्टा जी के हेल्प से हम लोग को ये बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कभी होगा, करेक्ट। तो हम लोग ने ऊपर सीखा था टेम्परेचर कैसे निकालना था, डेल्टा एस बाय सॉरी डेल्टा एच बाय डेल्टा एस करके, करेक्ट। बट इधर ये चीज़ समझो, इसको है ना कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमेशा क्या करना है, इस डेल्टा जी इज इक्वल टू लिखना है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, करेक्ट। अभी इधर हम लोग को कुछ तो वैल्यूज दे के रखा है डेल्टा एच एंड डेल्टा एस का, एंड पूछा है किस टेम्परेचर पे हमारा ये टेम्परेचर पे हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये कभी पॉसिबल है जब डेल्टा जी नेगेटिव है, बराबर। नेगेटिव है मतलब ये छोटा है देन दिस, करेक्ट। ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन करेक्ट है, करेक्ट है। सो इसको जीरो मान लेंगे अभी के लिए, इस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा एच को उधर डाल देंगे, उससे अच्छा हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जीरो से कम। डेल्टा एच कितना है हमारा 170 किलो जूल्स, सो 3 माइनस टी कितना है ढूंढना है, डेल्टा एस कितना है हमारा, डेल्टा एस इज 170 इंटू 170। सो इसको ऐसे इधर डाल देंगे तो आ जाएगा 1700, ये इसको टी 170, सो टी 1700 बाय सॉरी 1,70,000 बाय 170 है 1000 आ जाएगा। सो हमारा टी जो है वो छोटा होना चाहिए देन 1000, नहीं ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन साइन का। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द फेवरेबल कंडीशन फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर, हमारा डेल्टा एस पॉजिटिव हो, वो ये एस नेगेटिव वाला निकाल दो, पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड इधर हमारा डेल्टा एच भी पॉजिटिव पॉजिटिव है। सो डेल्टा एच जब पॉजिटिव है माइनस टी डेल्टा एस है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए देन डेल्टा एच। सो इस केस में दिया हुआ है वैसे ही, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन ए इज दिस, बी ए एंड सी, डेल्टा ई इज माइनस 3 किलो कैलोरीज, डेल्टा एस इज ये, और पूछा है वैल्यू ऑफ जी। तो ये तो बहुत ईजी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा एच कितना आ जाएगा 300 माइनस कैलोरीज, करेक्ट, माइनस टी कितना आ जाएगा 300 इंटू 10, सो माइनस 3000 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6000 कैलोरीज। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, standard enthalpies of x2, y2 and xy3 are 60, 40, 50 respectively for the reaction, ये रिएक्शन दिया है एंड डेल्टा एच दे के रखा है, एंड पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर क्या होगा। तो फर्स्ट तो हमें डेल्टा एस ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस है। डेल्टा एच दे के रखा है, डेल्टा एस कैसे ढूंढेंगे रिएक्शन के लिए, बहुत ईजी है, अब भी सीखा था। फर्स्ट प्रोडक्ट 1 इंटू प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है 50 माइनस 3/2, y का प्रोडक्ट क्या है 40 प्लस हाफ इंटू x2 कितना है 60, 50 माइनस ये 20 हो जाएगा। सो 60 प्लस ये 30, तो 50 माइनस 90 हो जाएगा, हमारा डेल्टा एस माइनस 40 आ जाएगा। सो टी इज इक्वल टू माइनस 30 किलो जूल्स है। सो और 3 zeros बाय 40 माइनस 40, तो माइनस माइनस कट, 0 0 कट। सो 30,000 3000 बाय 4, तो कितना आ जाएगा 7, फिर 5 0 750 केल्विन आ जाएगा। सो हमारा टेम्परेचर इधर आ गया, एंड विद दिस हम लोग ने पूरा थर्मोडाइनमिक्स कंप्लीट कर लिया। थर्मोकेमिस्ट्री बाकी है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, मतलब परसों हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री समझेंगे। उसमें बहुत सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है जो बेसिकली हम लोग बुक्स वगैरह में नहीं मिलता। बुक्स वगैरह में हम लोग को सिर्फ डायरेक्टली इतना लिख के दे देते कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सॉरी। सो उसको ऊपर हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करेंगे एंड बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, ताकि थर्मोकेमिस्ट्री जो टफ लगता है बहुत जनों को वो इजी हो जाएगा। एंड इसमें भी कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम या कमेंट कर दो, तो आई ट्राई टू सॉल्व इन द नेक्स्ट पार्ट। सो टिल देन बाय बाय।